वेलकम टू द निशाज़ मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बना सकूँ। चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bhojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. Bhojo want to know where and how we use these tools. Bhojo जानना चाह रहा है कि इस टूल्स का यूज़ कहाँ पे होता है। तो बच्चों, ये जितने भी टूल्स हैं, खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो, ये सब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाता है बच्चों? राइट, फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड क्लोरोफिल they make their food by themselves. Animal including humans cannot make their food by own. So where do animal get their food from? Animals और human अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो फिर उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? सबसे पहले लेकिन हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है that why do we have to eat food? हम लोग फूड क्यों खाते हैं? क्यों चाहिए हम लोगों को फूड? You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो हम लोग की बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, उन सब फंक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? फूड से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम लोगों को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से या दोनों से। भोजो पूछ रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। भोजो जानना चाह रहा है कि हम लोग सभी को फूड की ज़रूरत होती है, तो फिर इतने अमाउंट में, इतने लार्ज नंबर पे फूड कहाँ से आता है, लोगों को कैसे मिलता है। पहेली जवाब दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो इतने लार्ज पॉपुलेशन में फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरत है? रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो फील्ड में प्रोडक्शन होगा, वहाँ से प्रॉपर मैनेजमेंट, वहाँ से फिर जो थोक विक्रेता बाज़ार होता है वहाँ पे प्रोडक्ट जाते हैं, फिर वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. 10,000 साल पहले लोग क्या थे? नोमैडिक्स थे, मतलब घुमंतु थे, इधर उधर घूमते थे। और दे वेर वांडरिंग इन ग्रुप्स, ग्रुप में घूमते थे इस जगह से उस जगह, किस लिए? फूड और शेल्टर की खोज में इधर उधर घूमते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वे क्या खाते थे? वे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, रॉ फूड और वेजिटेबल्स खाते थे। फिर उन्होंने शिकार करना शुरू किया खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. फिर उन्होंने धीरे धीरे कल्टिवेट करना सीखा, खेती करना सीखा, वहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. crop किसे कहते हैं बच्चों? जब एक ही तरह के पौधे की खेती एक बार में एक जगह पे की जाती है तो उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्रॉप ऑफ wheat, means that all the plants grown in the field are that of wheat. फील्ड में सिर्फ wheat प्लांट का अगर खेती होता है तो उसे क्रॉप ऑफ wheat कहते हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. crops क्या होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। cereals, vegetables, fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow.
ये इनको क्लासिफाइड किया जाता है सीजन्स के बेसिस पे। जिस सीज़न में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनको उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. हमारे यहाँ दो तरह के पैटर्न्स को, क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वो पैटर्न्स है खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन in the rainy season are called kharif crops. The rainy seasons in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन। इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। जितने भी पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उन सबको अपने नोटबुक में उतार लेंगे, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन कब से कब तक का होता है हमारे इंडिया में? अक्टूबर से मार्च तक का। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। Rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो खरीफ और राबी फसल के अलावे हमारे यहाँ डिफरेंट पल्सेस और वेजिटेबल्स को भी उगाया जाता है। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? मतलब क्रॉप प्रोडक्शन से पहले क्या क्या तैयारियां किसानों को करनी पड़ती है, वो सारे स्टेप्स हैं जो स्टेप्स यहाँ पे बताए जाएंगे। भोजो जानना चाह रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पहेली जवाब दे रही है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ठीक है, राइस के फसल के लिए, पैडी के फसल के लिए बहुत वाटर की ज़रूरत होती है बच्चों, इसलिए इसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसको कहते हैं? क्रॉप्स के कल्टीवेशन के पहले जो सारी तैयारियां किसानों के द्वारा की जाती है, जो सारे स्टेप्स हैं खेती करने के लिए, जो स्टेप्स पहले किए जाते हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इनके 7 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ये 7 स्टेप्स हैं देखिए, जिसमें कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इस चैप्टर में अब आपको ये सारे स्टेप्स को डिटेल्स में बताया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट 1। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep in the soil. तो बच्चों सबसे पहला जो है आपका कल्टीवेशन प्रैक्टिस वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी को तैयार करना पड़ता है फसल उगाने के लिए। इसमें सबसे पहले मिट्टी को उलट पुलट करके एक लेवल में लाया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी को ढीली करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें जड़ जो है, प्लांट्स के जो रूट हैं वो बहुत डीपली पेनिट्रेट करके अंदर तक चले जाएं और मिट्टी के बीच में जो जगह गैप होंगे इससे क्या होगा, रूट्स बहुत इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। ठीक है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो बच्चों मिट्टी को लूज करने में अर्थवर्म बहुत हेल्प करता है और उस वहाँ पे माइक्रोब्स भी मिट्टी में होते हैं। तो अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला गया है। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये अर्थवर्म्स क्या करते हैं, ये फिर से मिट्टी को लूज करते हैं और सॉइल को फर्टिलाइज भी करते हैं
और क्रॉप्स के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड? लूजेनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग। तो बच्चों, जिस प्रोसेस से सॉइल की लूजेनिंग और टर्निंग करते हैं उसको टीलिंग या प्लॉइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉ। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ये फिगर, ये प्लॉ है। अभी तो इसका यूज़ उतना नहीं होता, पर पहले इसका यूज़ होता था। इसमें एक जोड़ा बैल होता है और इस तरह से वुड का बीम होता है जो बैल के कंधों पे लगा होता है, और प्लॉ शाफ्ट होता है जो उस बीम के साथ जुड़ा होता है, और प्लॉ शेयर के साथ वो आपका प्लॉ शाफ्ट जो है वो प्लॉ शेयर के साथ लगा होता है। इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे प्लॉ के द्वारा किया जाता है। अगर मिट्टी बहुत ड्राई होती है तो प्लॉइंग से पहले उसमें वाटरिंग किया जाता है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। बच्चों, आपने फील्ड में देखा होगा मिट्टी के बड़े बड़े पीसेज होते हैं, उस मिट्टी के बड़े बड़े पीसेज को क्रम्स कहते हैं, और उस क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। और जो इस मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को, क्रम्प्स को जो तोड़ा जाता है उसे प्लैंक के द्वारा तोड़ा जाता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पस। अब उसके बाद फिर क्या किया जाता है? फील्ड को लेबल किया जाता है। मतलब बीज की बुआई से पहले फील्ड को लेबल किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. कभी कभी मिट्टी में टीलिंग के पहले या प्लॉइंग के पहले मैन्योर भी मिलाया जाता है, यानी खाद भी मिलाया जाता है, ताकि इसमें मिट्टी में अच्छे से प्रॉपरली मैन्योर जो है मिक्स हो जाए, और उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है बुआई से पहले। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसको रिवीजन कीजिए। टिल देन बाय।